ओजसचा 100वा प्रयोग आहे. तर आतापर्यंत गेले 6 महिने झाले ओजस ह्या प्रकारचा मोनोलॉग नाटक ऑलमोस्ट 18 स्टेट्समध्ये जाऊन करून आलेली आहे. परवाच ती ओरिसा आणि राजस्थानमधनं परत आली आहे. तर आजच्या या कार्यक्रमाचा मुद्दा हे असा होता की ती जिथे जिथे कार्यक्रमाला जाते तर कार्यक्रम तर होतोच, पण त्याच्याबरोबर तिकडची वेगळी लोक, वेगळी संस्कृती आणि तिथे आणखीन असे काय काय एक्सपिरियन्सेस तिला येतात ते शेअर करण्याची एक संधीसुद्धा या कार्यक्रमाबरोबर आम्ही करतोय. तर नाटक काही लोकांनी बघितलं असेल, काही लोकांना बघायची उत्सुकता पण आहे. तर नाटक होईल पहिल्यांदी 40 मिनिटाचं आणि त्याच्यानंतर एक 2 ते 5 मिनिटं फक्त ओजसला परत येण्यासाठी द्या आणि त्याच्यानंतर ती आपल्याबरोबर गप्पांचा कार्यक्रम सुरू करेल. ती तिचे अनुभव शेअर करेल, आपले काही प्रश्न असतील आणि आपल्याला काही आणखीन माहिती हवी असेल तर ती आपल्याबरोबर शेअर करेल. तर नाटक सुरू करूया. ले मशाले. शर्मिला जानू पूर्वोत्तर की उन महिलाओं में से एक जो ले मशाले चल रही है अंधेरा जीतने के लिए. बचपन से मैं कविता लिखते आ रही हूँ. एक कविता ऐसी है: Doubt that comes is sure to dry up. Let it rot under the ground. Let it be of some use for future generations. Let it transform into an ore into the mines. I will spread the fragrance of peace from Kangle, my birthplace. In the ages to come, it will spread all over the world. Kangle, मेरा जन्म गांव. कांगले सुना है आपने कभी? अच्छा मैं बताती हूँ. कांगले इज ओल्ड नेम फॉर मणिपुर. मणिपुर जानते हैं आप? अच्छा बताइए क्या जानते हैं मणिपुर के बारे में? अच्छा टेल मी समथिंग अदर देन wrap around skirts, those people with chinky eyes, those hot and sizzling girls, खून खराबा और बंदूकें और ये सभी. इसके बजाय कुछ मणिपुरी डांस. बस इतना ही जानते हैं मणिपुर के बारे में. तो क्यों ना हम एक काम करें, मैं आपको लेके जाती हूँ मणिपुर और वहां की कुछ कहानियां सुनाती हूँ. बहुत ही ताकतवर औरतों की कहानियां. आप चलेंगे मेरे साथ? बहुत कम चलेंगे सुनाई दे रहा है. नहीं लेकिन समझ सकती हूँ कहाँ पे पूना और इतनी धूप, कहाँ पे नॉर्थ ईस्ट कोने में कहीं पे मणिपुर. तो एक काम करते हैं, हम ट्रेन टिकट बुक करते हैं क्योंकि यहाँ पर 24 घंटे बिजली होती है. बैक इन इम्फाल वी हैव इलेक्ट्रिसिटी ओनली फॉर 3 to 4 hours per day, मतलब 27 घंटे हफ्ते में. So we don't have this luxury, but you do. So let's open laptop and type www.indianrailway.gov.in, enter, and let's find a railway station called Imphal. And there is no railway station called Imphal. कमाल है नहीं? मणिपुर की राजधानी इम्फाल में स्टेशन ही नहीं. ऐसे नहीं छोड़ेंगे. We'll Google and find the nearest railway station of Imphal is Dimapur, which is in Nagaland, और वो है 260 किलोमीटर की दूरी पर. और दिमापुर से इम्फाल जाने को लगते हैं 8 घंटे बाय कार. भैया आप अगर कार से आ रहे हैं तो बहुत सारे पैसे लेके आइए, क्योंकि एट टाइम्स we get petrol for ₹150 per liter. मैं भी क्या बताए जा रहे हूँ. आप बस आइएगा, हम अच्छी मेहमान नवाजी करेंगे आपकी. तो पूना से दिमापुर डायरेक्ट ट्रेन तो है नहीं, तो एक काम करते हैं, पूना से चलते हैं दिल्ली, दिल्ली से चलते हैं दिमापुर, और दिमापुर से चलते हैं इम्फाल.
ऐसा है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों को पूरे मेनलैंड इंडिया से जोड़ने वाला एक पतला सा नेशनल हाईवे है, NH31. And it's not like NH31, it's more like NH31. तो इस रास्ते से ना ही कोई डेवलपमेंटल स्कीम्स आ सकती है, ना ही कोई बजटरी प्रोविजन रहेगी. More than 150 dams will be built on the Teesta and Brahmaputra rivers. 50,000 megawatt electricity will be produced. Your cities will shine up. Your industrial GDP will go because Northeast is a future potential powerhouse for India. So बधाई हो आपको आपका डेवलपमेंट और हमारा डेवलपमेंट. इसके बारे में पूछना भी मना है. And this is Manipur, मेरी धरती, लैंड ऑफ माइरा पाइबीज, औरतों की धरती, क्योंकि यहाँ पर हर जगह औरतें दिखाई देती है. घर में, आंगन में, खेतों में, खलिहान में, खदान में, जंगल में, सड़कों पे और बाजार में. आप हमारे बाजार के बारे में जानते हैं? दुनिया के सबसे बड़े इंडिजिनस मार्केट है हमारे यहाँ. इंडिजिनस मतलब जो चीज यहाँ मिलेगी पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी. हमारे मार्केट को इमा मार्केट कहते हैं. वो इसलिए क्योंकि इमा इज मणिपुरी टर्म फॉर मदर्स. तो हमारी मार्केट भी औरतें ही चलाती है. ऐसी यहाँ की धरती जिसको औरतों ने सजाया है, सवारा है. और इस धरती की बेटी हूं मैं, इरोम शर्मिला. मैं अपने माँ पापा की 9वीं और सबसे छोटी औलाद. बचपन में मेरी दादी हमें बहुत कहानियां सुनाया करती थी. उसमें से एक कहानी कुछ ऐसी है. सुनो बच्चों, एक दफा तुम्हारे परनानी के परनानी की परनानी, मतलब हम सबकी बड़ी माँ, ऐसे ही पीपल के पेड़ के तले बैठी थी और अचानक से एक काले घने बादल ने उसे घेर लिया. वो जब बाहर निकली तो पेट से थी. उसके 3 बच्चे हुए. एक था शेर, एक था भगवान और एक था इंसान. शेर और भगवान चल दिए जंगल की तरफ और इंसान जो था उसके 3 बच्चे हुए. एक बना नागा, एक बना कोलामी और एक बना मैतेई. तो इन सब ने मिलाकर यहाँ की दुनिया बसाई है. उस बड़ी माँ की याद में हम अपने अपने घरों में थोड़ी ना थोड़ी आग जरूर सजाए रखते हैं. अगस्त का महीना हम बच्चों के लिए बहुत ही मस्ती का समय, क्योंकि उस वक्त हियांग तानबा का मौसम होता था. हियांग हिरेन हमारी देवता जो हमें बुरी नजरों से बचाती थी, तो उसे खुश करने के लिए हमें लंबी सी बोट रेस लगाते थे. ये बहुत ही मेहनत का काम हुआ करता था, लेकिन चलाने वाले पर मानो जैसे कोई आध्यात्मिक शक्ति सवार हो जाती थी. क्या शायद लोगों का इकट्ठा आना इसे आसान बना देता था. तो खासकर आपत्ति के समय हम ये रेस जरूर लगाते थे. हियान तानवा. हमारा और एक खेल थांग ता. एक खास मणिपुरी मार्शल आर्ट, लड़ने की एक खास कला. राजा रजवाड़ाओं के समय जब युद्ध नहीं होते थे, शांति होती थी, ऐसे वक्त ये खेल खेला जाता था और युद्ध के नए नए कौशल आजमाए जाते थे. पर मतलब
युद्ध नहीं होता था, शांति होती थी। कैसा लगता होगा तब? बचपन में हम इस हरी सी वर्दी से डरे डरे स्कूल में जाया करते थे। Insurgent groups at one side, and to suppress them, there was this police, military, paramilitary forces, CRPF, और सभी की बंदूकें हमारे ही सर के ऊपर मंडराती थी। इम्फाल में मेरी स्कूली शिक्षा पूरी हुई। किताबें, एक बहुत बड़ी दुनिया मेरे सामने खुली। भारत का इतिहास, इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई, 1857 झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, 1920 इंडियन नेशनल कांग्रेस, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, महात्मा गांधी, सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, क्रांति, सोशल रिफॉर्म्स, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, मौलाना आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना। And where are our leaders? Where are leaders from Northeast? आपने पढ़ा है, आपको पता है हाइपो जादव नाम, जिन्हें नागाओं का मसीहा राजा कहते थे और जिन्होंने पूरे नागा समुदाय को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा किया था। आपको पता है रानी गेदिलू, जो उम्र की 13वीं साल में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी, और मणिपुर को आजादी भारत को आजादी मिलने से पहले मिली थी। And Manipur had its own constitution and elected candidates much before Indian constitution, and even before Manipur was been forcefully merged to India. आपने पढ़ा है ये इतिहास? आपने नहीं पढ़ा होगा। आपको कौन सिखाएगा ये सब? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, वेरी फेमस पोएट फ्रॉम इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। उनका एक गाना तो हर बच्चे की ज़बानी है। हाँ, वही गाना which makes all of us stand straight। वही गाना जिसे हम अपना नेशनल एंथम कहते हैं, द इंडियन नेशनल एंथम। I'll tell you why. Yeah, play the track here. In one stanza, he explains whole India. उत्तर से पश्चिम, से दक्षिण, से पूरब। रुको रुको रुको, ये हिस्सा मुझे फिर से सुनना है। फिर से सुनाओ। And the stanza ends there. इसमें कहाँ है मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा? एटलीस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव मेंशन ऑफ अ ज्योग्राफी। जिस गाने में हमारा जिक्र ही ना हो, वो हमारा राष्ट्रगीत, और इस देश को हमारे अस्तित्व की फिक्र ही ना हो, वो हमारा देश। तो ऐसे कई सवाल और इनके ना मिलने वाले जवाब, इनके साथ मैं बड़ी हुई, और बड़ी होने पर मुझे वही सवाल आया
जो हर मणिपुरी युवक को आता होगा कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मैं कुछ भी करूं मणिपुर में अवसरों का अकाल तो हमेशा से है। एक कहीं कोने में छोटी सी नौकरी है तो बहुत रिश्वत खिला खिला कर पाओ, और रिश्वत तो मुझे मंजूर नहीं था। Then I continued writing my poetry. I started working as a journalist, and in September 2000, I joined an organization called Human Rights Alert. एक बहुत बड़ी दुनिया मेरे सामने खुली। मैं मणिपुर के उन गांवों में गई जहां पहले गई तो थी, लेकिन अब एक नए नजरिए के साथ। I met a Naga girl who has been raped in front of her father-in-law by an army man. I saw people getting detained and no one knows where do they go. I got to know that every year 300 to 500 women turn widows because their husbands are killed out of mere suspicion, and no one is charged against this. I got to read the fundamental human rights mentioned in the Indian Constitution. हर वक्त बंदूक की नोक सर पे बने रहना नाइंसाफी है। मासूमों का खुलेआम कत्ल होना गैर कानूनी है। किसी भी वक्त किसी को भी घर से उठा के ले जाना गुनाह है। मेजर हो या जनरल, औरत का शरीर इस्तेमाल करके फेंक देना मानवीय अधिकारों का हनन है। इसका मतलब 1958 से चले आ रहे आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट ने पूर्वोत्तर के हर व्यक्ति से हर दिन हर पल उसका मानवीय अधिकार छीन लिया था, और हमें इसके खिलाफ आवाज उठाने की आजादी भी नहीं छोड़ी। 2 नवंबर 2000, मालोम विलेज, मालोम गांव के लिए एक मामूली सा दिन। लोग सड़कों पे घूम रहे थे, बाजार में खरीदारी कर रहे थे, कुछ लोग खेतों में अपनी फसल काट रहे थे, कुछ लोग बस स्टॉप पे बस का इंतजार करते खड़े थे। बस नहीं आई। अचानक से आर्मी की कोई सी गाड़ी आई और उन्होंने 10 लोगों पर गोलियों की बौछार की और चली गई। सड़क पे 10 लाशें गिरी थी, खून की नदियां बह रही थी। दूसरे दिन अखबार में पढ़ा, असम राइफल्स, इंडियन पैरामिलिट्री फोर्स असम राइफल्स ने यह कत्लेआम किया था, जिसमें 62 साल की एक बूढ़ी औरत और 17 साल का एक बच्चा, जिसको 1988 में नेशनल चाइल्ड ब्रेवरी अवार्ड मिला था, वो मारे गए थे। इनका कसूर क्या था? सिर्फ ये कि वो मणिपुरी थे। इसके खिलाफ जो कोई आवाजें उठी वो वहीं के वहीं दबाई गई। उजड़े हुए गांव से साइकिल चलाते चलाते मैं सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। मैं ऐसी कौन सी चीज दांव पे लगाऊं जिससे ये सब रुक जाए। मैं ऐसी कौन सी चीज दांव पे लगाऊं जिससे सरकार हिल जाए। मैं ऐसा कौन सा हथियार उठाऊं जिससे ये काला कानून इस धरती से हट जाए। What can my weapon be? Indefinite hunger strike? Indefinite hunger strike. आमरण अनशन। 4 नवंबर 2000 मैंने आमरण अनशन करने का निर्णय लिया जब तक ये काला कानून हट नहीं जाता। 4 नवंबर 2000
मेरी जिंदगी ने एक अलग मोड़ लिया है, एक कठिन लंबा सफर। इट्स अ यू टर्न विथ नो रिटर्न टिकट। कुछ लोग मुझ पे हंसे, कुछ लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। लोगों ने कहा ये क्या करती रहती हो, इससे सरकार वरकार हिलती नहीं, तुम वहां पे भूखी मर जाओगी, तुम्हें देखने भी कोई नहीं आएगा, जस्ट गो होम एंड ईट। बट 2 days, just in 2 days, 6th of November 2000, I was arrested and taken to Imphal jail। मतलब मेरी राह सही थी और सरकार मुझसे डरी थी। यहाँ जेल में बैठे बैठे मुझे और एक कहानी याद आती है। कहते थे हमारे आकाश 9 सूरजों से घिरे हुए थे। 9 सूरज मतलब एक ढला नहीं कि दूसरा उगता था, दूसरा ढला नहीं कि तीसरा उगता था। एक सूरज हमें इतना परेशान कर सकता है, तो मान लो 9 सूरज कितना परेशान करते होंगे। लोग काम कर कर के पिस गए थे। और फिर एक दिन हमारी कोई सी दीदी आई, हाथ में तीर कमान लिए, और उसने 1 2 3 कर करके पूरे 8 सूरजों को मार गिराया, और 9वां अपने आप ही भाग गया। तब से हमें रातें मिली, अंधेरा मिला, एकांत मिला, प्यार मिला, प्रणय रास रचने लगा। और शाम का सुनहरा अंधेरा रात के घनघोर अंधेरे में बदल गया। हमारी जमीन को इंडियन आर्मी ने घिर लिया। सस्पिशंस, फेक एनकाउंटर्स, डिटेंशंस, मास किलिंग्स एंड रेप्स। आर्मी का हर गुना इसी मिट्टी तले दफनाया गया। जुलाई 2004 हमारी एक होनहार कार्यकर्ता मनोरमा को उसके घर से खींच के ले जाया गया। What did I do? What is my crime? Women, don't try to make a political statement. Don't try to be a human being.
Because at the end of the day, you are just a bunch of flesh with 2 round breasts and vagina. दो दिनों बाद मनोरमा की लाश जंगल में कहीं मिली, नग्न। कई बलात्कारों के निशान दिखा था उसका शरीर। 5 bullets were fired into her vagina. मनोरमा से उसके औरत होने की पूरी कीमत अता कर दी गई थी। Whatever you do, whatever you say, whatever you are, it's just so immaterial. Because at the end of the day, you are just a bunch of flesh with 2 round breasts and a vagina. Ah! Indian Army, rape us! Rape us, you sons of India! Rape us! 14th of July 2004, Manipuri women stood naked in front of Assam Rifle headquarters, saying, देखो हमें, हम मास के थरथराते झंडे हैं। देखो बीच चौराहे पर बरहना है हमारी वही छातियां जिनमें तिरंगा गाड़ देना चाहते थे तुम। सरेरा उखड़ी है हमारी वही जांघें जिन पर अपनी संगीनों से अपनी मर्दांगी का राष्ट्रगीत लिखते आए हो तुम। हम निकल आई है यूं ही सड़कों पर जैसे बूटों तले कुचली क्षुब्ध तरसती मणिपुरी धरती। अपने राष्ट्र से कहो, घूरे हमें। अपनी राजनीति से कहो हमारा बलात्कार करे। अपनी सभ्यता से कहो हमारा सर काट कर फेंक दे हमें जंगल में। अपनी फौज से कहो हमारी छोटी छोटी उंगलियां काट कर लगा ले अपनी वर्दी पर स्टार्स की जगह। हम नंगी निकल आई है जैसे कड़कती है बिजली आसमान में बिल्कुल नंगी। हम नंगी निकल आई है अपने सवालों की तरह बिल्कुल नंगी। हम मांस के थरथराते झंडे हैं। और फिर इस सदमे से भी मुझे एक कहानी नहीं बाहर निकाली। हो ओइबी चावल की देवता, गॉडेस ऑफ राइस। ये उस वक्त की बात है जब मणिपुर की वादी को चावल पता ही नहीं था। हो ओइबी किसी ऊंची पहाड़ी से आई। वो एक गांव में चली गई। वहां पे किसी अच्छे से होनहार लड़के से शादी की और वहां पर चावल की खेती सिखाई। जब एक गांव चावल की खेती सीख गया, वो अपने पति से आखिरी बार मिली और किसी कर्तव्य के साथ वो दूसरे गांव चली गई। वहां पे किसी होनहार लड़के से शादी की और वहां पर चावल की खेती सिखाई। ऐसा करते करते जब मणिपुर की पूरी 9 वादियां चावल की खेती सीख गई, वो भी मर गई और वो खुद चावल का एक पेड़ बनके वही लहराती रही।
Manorama died, and she reborn in each and every woman of Northeast as a fire within. जब मैं मरूंगी तो मेरे दहन के लिए पूरे पूर्वोत्तर से लकड़ियां आएगी और दहन की आग पूरे पूर्वोत्तर में फैल जाएगी. When life comes to its end, you please transport my lifeless body. Place it on the soil of Father Kobru to reduce my dead body to cinder amidst the flames, chopping it with axe and spade. Fills my mind with revulsion. The outer comes, is sure to dry out. Let it transform into the fragrance of peace. 2 अक्टूबर 2006 मेरे अनशन के छठे साल. मुझे हर साल की तरह रिहा कर दिया गया. अब मुझे देश का समर्थन लेने की जरूरत थी. मैं दिल्ली चली गई. दिल्ली जाते ही मैं राजघाट पे गई. महात्मा गांधी मेरे आदर्श. मैंने उनकी समाधि पर फूल चढ़ाए और कहा, बापूजी, आई एक्सिस्ट. 4 दिनों में मुझे दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया. मुझ पे आरोप लगाए जाते हैं अटेम्प्ट टू सुसाइड के. दिल्ली में मुझे एम्स अस्पताल में रखा गया. एम्स अस्पताल जहां मेरी मुलाकात शिरीन इबादी से हुई. द नोबेल लॉरिएट शिरीन इबादी, जिन्होंने मेरे मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस फॉर ह्यूमन राइट्स काउंसिल तक पहुंचाया. अब मेरी आग पूरी दुनिया में फैल रही है. आज मेरे अनशन के 11वें साल में मुझे इम्फाल जेल में रखा है. उन्हीं आरोपों के साथ खुदकुशी करने की कोशिश. मैं खुदकुशी नहीं करना चाहती. मुझे अपनी जिंदगी से बेहद मोहब्बत है और इसीलिए मैं अपने सबसे कीमती चीज दांव पर लगा रही हूं. मेरे पास और कोई राह नहीं है. यही मेरी राह है. मेरा शरीर, मेरा जीवन, मेरा शस्त्र. मेरा अनशन ना तो कोई दिखावा है, ना खुद को दी हुई कोई सजा. मैं सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रही हूं. मैं अपनी मां से पिछले 10 साल से मिली नहीं हूं. वो मुझे तभी मिलेगी जब मेरा मिशन कामयाब होगा. This is not hard. This is not hard. We all come here for a task to do, and we all come here alone. Go on,
मुझे पूरा विश्वास है मैं सच्चाई की जंग लड़ रही हूँ और अंत में जीत सच्चाई की ही होगी। God gives me courage and this is how I am alive through all these artificial means. For the only wish that this draconian law should be repealed. I know my task is the tough one. But I must be patient. The happy day will come. Until then, I must be patient. मैं इरोम शर्मिला चानू पूर्वोत्तर की उन मायरा कल्बियों में से एक जो ले मशाले चल रही है अंधेरा जीतने के लिए। যদি তোর ডাক শুনি কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনি কেউ না আসে তবে একলা চলো রে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনি কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। मेरी कहानी आज शायद यहाँ खत्म हो लेकिन मेरा संघर्ष आज भी जारी है। It's up to you whether you want to keep mum and do nothing or just hold hands together and be with me. Thank you very much.